ये अस्पार्टेम का मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। तो अस्पार्टेम के केमिकल के नुकसानात में जिस्मानी व असाबी कमजोरी, राशा, ब्रेन ट्यूमर, जल्दी बीमारियाँ, मिर्गी, याददाश्त की कमी, दीगर दिमागी अमराज, किसी भी किस्म का कैंसर, पैदाइशी नकायस और शुगर भी शामिल हैं। ये इतनी खतरनाक है मसनूई मिठास जो हर जेब में शुगर के महीने रखी होती है। तो अस्पार्टेम केमिकल आजकल आम ग़िज़ाओं बशमूल तैयार नाश्तों, मिंट और दीगर टाफ़ियों, दलियों, च्युइंगम, काफ़ी, जूसेस जो बने बनाए पैक जूसेस हैं उनमें भी डालते हैं। मल्टी विटामिन्स जो आप लेते हैं मार्केट से उसमें भी डाला होता है। इसी तरह मिल्क ड्रिंक्स जितने भी मार्केट में हैं, मीठी अद्वियात हैं, सप्लीमेंट्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये कोका कोला वगैरह जितने भी हैं, टेबल स्वीटनर्स हैं, इंस्टेंट चाय व काफ़ी है, शराब है, दही है वगैरह वगैरह, इन सब को मीठा करने के लिए उसमें वो असल मिठास चीनी नहीं डालते, बल्कि अस्पार्टेम वो थोड़ी सी मिकदार डालते हैं, मीठा बहुत सारा हो जाता है उसमें, उनको वही फ़ायदा देता है, लेकिन वही हमारे लिए ख़तरनाक है, बहुत खतरनाक। ये अब हर जेब में है और हर बच्चे का खिलौना ही मोबाइल फ़ोन है। अम्मा अब्बा को उतने ऑप्शन नहीं पता जितने उसके बेबी को पता है। तो ये इंतहाई ख़तरनाक है। ये जो नीचे आप देख रहे हैं इस कोने पे देखिए, ये एडल्ट स्कल है, बड़े आदमी का खोपड़ी का एक्सरे है। उसमें उसने इस साइड पर ये मोबाइल फ़ोन लगा रखा है कान के साथ ही, और उसका असर दिमाग के आधे से भी कम हिस्से में पहुंच रहा है। इनकी ये बड़े को भी दिमाग को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन सिर्फ आधे हिस्से तक, 10 साल की उम्र तक उसके आधे हिस्से से भी आगे जाके नुकसान कर रहा है। ये मुसलसल रेडिएशन उसकी हमला कर रही है और ब्रेन सेल को किल कर रही है, डैमेज कर रही है। और जो इन्फेंट्स हैं, छोटी उम्र के 5 साल की उम्र के बच्चे जो इसका ज़्यादा इस वक्त यूज़र हैं, उनके लिए ये दूसरे कान तक पहुंच रही है। लगाई उन्होंने इधर है और वो दूसरे कान तक पूरे ब्रेन से गुजर कर जा रही है, क्योंकि उनके दिमाग की हड्डियां जो है, सर की हड्डियां इतनी सख्त नहीं है कि वो उसकी रेडिएशन को रोक सके। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे मेरे पास मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की वजह से आए कैंसर में मुब्तला होकर, और उनमें से कुछ जो बच्चे जिनको माँ बाप ने सख्ती की, उन्होंने उनसे मोबाइल फ़ोन छीन लिए, लैपटॉप छीन लिए, उन पे दवाई ने असर किया, वो बच गए। जो लाडले ज़्यादा थे, वो रोते हुए माँ बाप नहीं देख सकते थे, वो बेचारे फौत हो गए, क्योंकि वो उन्होंने आखिर दम तक नहीं छोड़ा और दुनिया छोड़ गए। तो ये बहुत ख़तरनाक है, इसकी EMR शुआएँ जो निकल रही हैं, तो इनसे खुद भी बचना है। जब भी बात करें तो हमेशा उसका स्पीकर ऑन करके यहाँ रख के बात करें। तो यहाँ रख के बात करने का ये फ़ायदा होगा कि वो आपके ब्रेन से दूर है, और जितना आपने उसको कान में रखा उतना ब्रेन के करीब चला गया। एक और भी इलाज उसका हम करते हैं, हैंड्स फ्री लगा लेते हैं। जब आपने हैंड्स फ्री लगाया, केबल लगा ली इसके साथ, तो अब इसकी जो केबल हैंड्स फ्री की है, वो मोबाइल तो दूर पड़ा है, केबल पूरी की पूरी एंटीना बन जाती है, और वो एंटीना कान के अंदर तक चला गया है। अब वो दिमाग से पहले से भी करीब आ गया है, जो उससे भी ख़तरनाक हो गया है। सिर्फ ब्लूटूथ अगर इस्तेमाल कर लें वो कम खतरनाक है। ब्लूटूथ भी अगरचे दिमाग के करीब चला गया, लेकिन उसका ख़तरा EMR शुआओं से बहुत कम है। तो वो अगर कोई मजबूर है तो वो ब्लूटूथ इस्तेमाल कर ले, हैंड्स फ्री केबल कभी इस्तेमाल ना करे। हामला ख़वातीन के लिए ये इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि उसका जो बच्चा अभी पनप रहा है, बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है जिसकी आज़ा की, वो पेट में है, पेट के ऊपर कोई हड्डी नहीं है, और वो डायरेक्ट अंदर जा रही है, चाहे वो माँ की गोद में पड़ा है, चाहे माँ ने जेब में कहीं यहाँ पे ख़वातीन रख लेती हैं। तो वो इंतहाई ख़तरनाक है उस आने वाले बच्चे के लिए, जो पैदाइशी माजूर भी उसकी वजह से हो सकते हैं। उनका स्ट्रक्चरल भी डैमेज हो सकता है, ब्रेन डैमेज भी हो सकता है पैदा होने से पहले ही। इसलिए हामला ख़वातीन ख़ास तौर पर दूर रखें मोबाइल को, और कान से भी ना लगाएं, यहाँ रख के सुने, और फिर बॉडी से दूर रखें, कभी भी उसको अपने जिस्म के साथ ना रखें। तो इसी तरह लैपटॉप को अक्सर लोग इसी तरह इस्तेमाल करते हैं, बड़े आराम से घर में बेड पे पड़े हुए हैं और इस तरह से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं पेट पे रख कर। अब पेट के ऊपर कोई हड्डी नहीं होती,
जब वो गोद में रखेंगे तो बोन मैरो तबाह होगा हड्डियों के अंदर। अब पेट पे रखा है तो अब कोई उस पर हड्डी नहीं है, लिहाजा उसकी तमाम रेडिएशन कीबोर्ड के नीचे लैपटॉप का बोर्ड होता है, चिप लगी होती है सारी, उसी में CD रोम लगी हुई है, और वो CD रोम हो या ना हो उसकी चिप तमाम की तमाम रेडिएशन क्रिएट करती है, और वो रेडिएशन अब सीधी पेट में जा रही है, और कोई भी उज़व का कैंसर उसको हो सकता है, जिसमें आपको मैदे का, आंतों का या लबलबे का कैंसर, इस तरह के बेशुमार चीज़ें जो उसके करीब तर हैं उन सब को कैंसर हो सकता है। तो ये कभी ऐसा काम ना करें। बहुत सारी चीज़ों पर फफूंदी लग जाती है और हम अक्सर उसको धो लेते हैं और खा लेते हैं। तो कभी भी कोई भी फफूंदी लगी हुई कोई चीज़, चाहे वो सेब है, माल्टा है, छल्ली है, कुछ भी हो, तो खाने की किसी चीज़ पर वो फफूंदी वाली चीज़ कभी ना खाएं, क्योंकि उनमें अफ्लाटॉक्सिन्स पैदा हो जाती हैं। ये जहरीले केमिकल हैं और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। ये दुनिया की 25% खाई जाने वाली फसलें इन जहरों से मुतासर होती हैं। फसलों जहाँ भी फसल लगी होगी तो ये उन पे पैदा होते हैं, फफूंदी उनमें किसी न किसी तरह से लग जाती है, तो उनसे बचना है। इसी तरह मूंगफली, बादाम, दूध, पनीर, अंजीर, ये वो इन चीज़ों को भी लगती है फफूंदी, क्योंकि हम स्टोर करके जहाँ रखते हैं वो बंद कमरे होते हैं, वहाँ फफूंदी लगने का इम्कान बढ़ता जाता है। तंग कपड़े नहीं पहने, तो तंग सिले हुए कपड़े जो है वो रगों को दबा देते हैं, खून की सप्लाई जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को प्रॉपर हो नहीं सकती और वो आस्ता आस्ता वीक होना शुरू हो जाते हैं, रगें सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं और आखिरकार वो कैंसर का सबब बन सकते हैं, इन्फेक्शियस होकर। शराब चैन सुकून के लिए लोग पीते हैं और वही चैन सुकून ख़त्म करने वाली है, तबाह कर देती है। और बहुत ज़्यादा मेरे पास मुंह के कैंसर के मरीज़ आए हैं, मैदे के कैंसर के आए हैं, आंतों के कैंसर के आए हैं, जो शराब की वजह से आए हैं। तो पान की वजह से भी आते हैं, लेकिन वो सब मुंह के कैंसर के आते हैं। लेकिन शराब की वजह से मैदे का कैंसर, आंतों का कैंसर, मुंह का कैंसर, ये सब होते हैं। गले का कैंसर भी होता है और जिगर का तो सबसे पहले होता है, क्योंकि शराब सबसे पहले जिगर को खत्म करती है। फूड सप्लीमेंट एक आसान टोटका है हर घर में कि जनाब वो मल्टीविटामिन रखे हुए लोगों ने घरों में, जनाब रोटी हम खा नहीं सकते प्रॉपर, तो ये तो खा लेंगे, हमारी कमी पूरी होती रहेगी। तो ये सारे के सारे अगर हम रूटीन बना लेंगे इनकी, बीमारी की हालत में उससे रिकवर करने के लिए थोड़े अरसे के लिए नो प्रॉब्लम। रूटीन कभी ना बनाएं। जब रूटीन बना लेंगे, लाजमी हिस्सा रोटी की तरह उसको भी समझ लेंगे, तो फिर वो कैंसर का सबब बनेगी। टाल्कम पाउडर खुशबूदार है, बड़ा अच्छा लगता है, तो टाल्कम पाउडर भी, उसमें जो खुशबू के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स ऐड किए जाते हैं, वो भी कैंसर का सबब है। तो इसको भी कोशिश करें कि फेफड़ों में ये बच्चे के भी ना जाए, माँ के भी ना जाए, किसी और के भी ना जाए, क्योंकि बच्चों को हम खुशबूदार बनाने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो वो बच्चे का हम नुकसान करते हैं, क्योंकि वो इतना बारीक पाउडर है, वो ज़रूर सांस के ज़रिए बच्चे के फेफड़ों में जाता है। तो माँ भी एहतियात करे जो लगा रही है वो, क्योंकि उसको लगाते वक्त उड़ता है हवा में, तो जब उड़ता है तब ख़तरनाक है, लगने के बाद वो उड़ता नहीं है, फिर खैर है, खुशबू आए कोई बात नहीं। और फिर पास होकर सूंघ दिया वही खुशबू जाए जाती पास होकर सूंघने से फिर वो चला जाता है फेफड़ों में। तो खुशबू अच्छी बात है, उसके लिए इतर इस्तेमाल करें, स्प्रे भी नहीं, स्प्रे की बजाय इतर इस्तेमाल करें। इतर जो है वो इस तरह नहीं उड़ता, स्प्रे उड़ता है, उसके ज़रात हवा में होते हैं, वो भी फेफड़ों में जाकर नुकसान देता है। इतर लगाएंगे वो उड़ता नहीं, इस तरह से खुशबू आती है, तो वो बेज़रर है सवाल। तो ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं रेडिएशन का, तो ये हर जगह मौजूद हैं, तो इनसे बचना 100% तो मुमकिन ही नहीं। ये उधर जितने भी नेटवर्क मोबाइल के सब रेडिएशन क्रिएट कर रहे हैं, आपके जेब में भी वो आ रही है सिग्नल के जरिए, तो उनसे बस एक ही तरह से बचा जा सकता है कि नमाज के टाइम पे सजदे ज़रा लंबे करें, क्योंकि जब सजदा करते हैं तो तमाम रेडिएशन और स्ट्रेस दोनों चीज़ें अर्थ हो जाती हैं और आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और आप इस रेडिएशन के नुकसान से बच सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी रेडिएशन है जिससे आप बच ही नहीं सकते। आप दरवाजे बंद भी कर लेंगे फिर भी आएगी,
क्योंकि ये तो सारी फिज़ा में है। फिर हमने मज़ीद इजाफा किया होता है कि हमने वाईफाई सिग्नल व्हाट्सएप चलाने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए कमरे के अंदर रखा हुआ है। तो जिन जिन घरों में भी कमरे के अंदर रखा हुआ है वो फौरी तौर पर उसको कहीं बाहर जाके रखें। वो कमरे के बाहर हो, जो सिग्नल अंदर आ रहे हैं वो काफ़ी है, क्योंकि जब उस कमरे के अंदर ही रखा हुआ है या गाड़ी के अंदर लगा रखा है तो वो पलट पलट के आप पर हमलावर हो रही हैं वही इशू है उसके सिग्नल वाईफाई के, और वो आपका जिस्म उनको रिएक्ट नहीं करता, वापस भेज दे, रिफ्लेक्ट नहीं करता। उसको धाती चीज़ें आएंगी रास्ते में, दरवाजे आएंगे धात के बने हुए या कोई और चीज़ें आएंगी, खिड़कियाँ दरवाजे, वो रिफ्लेक्ट करेंगे, वो वापस पलटेंगे, तो वो आपके जिस्म उसको जज़ब कर लेता है और वो कैंसर का सबब बनता है, ख़ास तौर पर ब्रेन कैंसर का। तो इसी तरह पहाड़ों के रहायशी लोग जो हैं, पहाड़ों में मादनियात बहुत ज़्यादा होती हैं, वो भी शुआएं निकाल रही हैं, अंदर दफन पड़ी हुई भी शुआएं निकल रही हैं। डेरा गाजी खान के इलाकों में यूरेनियम मैदानों में पड़ी हुई है, पहाड़ों में पड़ी हुई है, अंदर थोड़ा सा ही खोदते हैं तो यूरेनियम निकल आती है। तो वो वहाँ के लोगों के लिए वो भी बहुत ही खतरनाक है, और पहाड़ों के लोग ही कैंसर का ज़्यादा शिकार होते हैं। कि जो पहाड़ों के रहने वाले हैं उनको कैंसर होने का रेशो जो है मैदानों से कहीं ज़्यादा है, हालांकि उनकी खुराक हमसे अच्छी होती है, लेकिन वो सिर्फ मादनियात की रेडिएशन उनको कहीं का नहीं रहने देते, उनको पता भी नहीं चलता कि हम मर क्यों रहे हैं, और वो उसके मैदानों पहाड़ों में जो उनके वो मादनियात छुपी पड़ी हैं उनमें से निकल रही है। सर ये हर एक इलाके में ऐसा है? नहीं, हर एक इलाके में ऐसा नहीं है। वो इलाके जो रिच हैं मादनियात के हवाले से, जिनमें बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर आप स्कर्दू के लोग जाएं, वहाँ पे कैंसर का नामो निशान भी नहीं है। वहाँ पे रीज़न ये है कि वहाँ की खुराक इतनी अच्छी है, खासतौर पे जो एप्रिकॉट है, मतलब खुरमानी है, खुरमानी एंटी कैंसर है, तो उनकी खुराक वो बाकी जो स्विफ्ट हॉर्न है फ्रूट, वो एंटी कैंसर है, वो वहाँ बहुत होता है। वहाँ के लोगों में सर एक ये बात भी नोट कीजिएगा कि आप जाएंगे ना मेहमान भी वहाँ पर, तो वो आपको खुबानी खाने को देंगे, लेकिन साथ ये भी कहेंगे कि इसके आपने जो निकलेगी ना गुठली वो हमें देनी है, फेंकनी नहीं है। तो गुठलियाँ उसकी वो क्यों निकाल के रखते हैं, क्योंकि उसको डाइट में यूज़ करते हैं, और वो कैंसर का बेहतरीन इलाज है। असल में उसमें एक डाइट है इंटरनेशनली जो कि उस डाइट का नाम ही जो है ना वो हुंजा डाइट है, वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेशन है सर। इसलिए खुबानी वगैरह तो वहाँ पे इसको फड़िंग कहते हैं उस लोकल लैंग्वेज में। तो ये तो वो वहाँ पे जो अपना आटा जो बनाते हैं ना उसमें इसकी ग्रीव डालते हैं, फिर इसको अलग से रोस्टेड खाते हैं। तो वो तो ज़रिश्क और ये अखरोट और ये तीन चीज़ें उनकी हर वक्त नॉर्मल डाइट है। तो उनकी खुराक ऐसी है कि कैंसर सेल पनप ही नहीं सकते। हमारी खुराक ऐसी है कि बस हम खुद दावत देते हैं, आओ भाई हमारे पास, वेलकम। तो खुराक का बहुत फर्क है उनका जी। तो करें क्या, वो तो था कि क्या ना करें, अब क्या करें। मुदाफ़ती निज़ाम अपना जो इम्यून सिस्टम उसको मजबूत करें। जब तक ये मजबूत है तो ये खुद ही हर किस्म के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, और कैंसर भी तो इन्फेक्शन से शुरू होती है ना। तो इन्फेक्शन पहले होता है, उसके बाद वो कैंसर बनता है, तो वो आप बचे रहेंगे। जिस्म का गदवी निज़ाम अगर मुकम्मल दुरुस्त है, लिम्फेटिक सिस्टम, तो जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम दुरुस्त रहेगा, क्योंकि वो जो केमिकल बनाएगा वो हमारे लिए कुव्वत मुदाफ़त पैदा करेंगे। कैंसर का मरीज होने का मतलब है कि जिस्म में मुख्तलिफ तरह की कीमियाई, ग़िज़ाई और मादरी अज्जा की कमी वाक़ई हो चुकी है, जिसका सबब माहौलियाती, जीनियाती या ग़िज़ाई आदात हो सकती हैं। तो जो भी कैंसर का मरीज होता है उसमें इनमें से ही कोई सबब होता है। अगर आप उसको नहीं ढूंढेंगे और उससे नहीं उसको बचाएंगे तो आपका इलाज भी असर नहीं करेगा। तो ज़रूर उनको ढूंढना है, उनका गौर करना है, जो हमने पीछे चीज़ें पढ़ी हैं उनको सोचना है कि उनमें से कौन सी चीज़ परफेक्ट आ रही है। सब पर सब कुछ नहीं होगा, किसी पर कोई वजह होगी, किसी पर कोई वजह होगी। इन पर काबू पाने और जिस्म का कुदरती निज़ाम, दिफाई निज़ाम मजबूत रखने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा, मुनासिब वर्जिश, सेहतमंद मशागल इख्तियार करें। कैंसर के खलियात के गिर्द प्रोटीन की एक मजबूत तय होती है। तो मैंने आपको ट्यूमर के गिर्द अभी दिखाई थी ना कि एक तय उसकी गिर्द होती है मजबूत, वो अंदर प्रेशर से वो
फैलते जाते हैं, मल्टीप्लाई वो होते हैं ना, ट्यूमर के खलियात खुद ही बढ़ते जाते हैं, काम नहीं होते। तो जब बढ़ते जाते हैं तो साथ ही वो उनके जो तय है, जो थाल बनी हुई है कुदरती तौर पर, वो लचकदार है, वो भी फैलती जाती है, लेकिन रेजिस्टेंस करती है, तेजी से नहीं बढ़ने देती। तो जब हम उसमें से सैंपल लेने के लिए डॉक्टर सैंपल लेते हैं और उसको एक सुराख करके निकालते हैं सैंपल, उस वक्त उसको एक रास्ता मिल जाता है कैंसर के सेल को उस झिल्ली में से बाहर निकलकर तेजी से फैलने का। इसलिए वो सैंपल जिसका निकल जाता है उसकी कैंसर ज़रूर ज़्यादा स्पीड से फैलती है। और जो ब्रेस्ट कटवा देते हैं या वो हिस्सा निकलवा देते हैं जिसमें कैंसर है, यूट्रस वगैरह या ओवरीज वगैरह में भी या ब्रेस्ट में भी, तो वो उसके बाद मल्टीप्लाई होती है और जिस्म के तेज़ी से जिस्म के दीगर हिस्सों में पहुँचे। तो उसको हमने कोशिश करना है कि वो मजबूत रहे, वो ना फटे, ना ही डॉक्टर सैंपल लेने दें। जो भी आपके जानने वाले को मरीज़ हों तो पहले आ जाएं, उनको सैंपल लेने से रोकना है, कटवाने से भी रोकना है। तो विटामिन ई और B17 वगैरह जो है कुदरती तौर पर जिस्म के तबाहशुदा या ख़राब खलियात को ख़त्म करने का काम करते रहते हैं। विटामिन डी और कैल्शियम के मरकबात ख़वातीन में जिल्द के कैंसर को निस्फ हद तक कम कर देते हैं। विटामिन डी जो है और कैल्शियम ये बहुत अहम है हर इंसान के लिए। हड्डी आपकी टूटना शुरू हो जाएगी, हड्डियों का कैंसर शुरू हो जाएगा अगर विटामिन डी सिर्फ कम हो जाए। विटामिन डी जब कम हो जाएगा तो कैल्शियम आप जितना मर्जी खा लें वो आपके जिस्म में जाएगा ही नहीं। वो ऐसे इधर से खाया और उधर से निकल गया, एज इट इज, वो यूज नहीं होगा। कैल्शियम को हजम करने के लिए, निज़ाम का हिस्सा बनाने के लिए विटामिन डी की मिकदार जिस्म में मुतवाज़न रहनी चाहिए। और वो आपको धूप से भी मिल रही है, सेबों से भी मिल रही है, मछली के तेल से भी मिल रही है, दीगर बेशुमार ग़िज़ाएँ हैं, सादा ग़िज़ाएँ जिनसे मिल रही है। तो विटामिन डी का ज़रूर चेक करवाया करें जो भी मरीज़ आपके पास आए। तो विटामिन, हाँ जी, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, जिनमें विटामिन डी की कमी हो जाए ना, उनको चीनी भी उनकी बंद करनी है। हाँ, चीनी तो सबसे पहले ना, कि वो तो उसको फौरन कैंसर में ले जाएगी। हाँ, तो कैंसर से बचने के लिए तमाम बुनियादी इसबाब पे गौर करना होगा हमेशा। लीमू का जूस का हमने पहले भी जिक्र किया है कि अगर गर्मियां हैं तो मेहमान की तवाज़े बोतलों से ना करें, चाय से ना करें। बेहतरीन एहसान आपका उन पे यह है कि उनको आप लीमू और शहद की संजबीन बना कर दें। इससे अच्छा कोई खिदमत नहीं है मेहमान की। और मेहमानों को समझाएं भी, अवेयरनेस दें कि अगर आपको कोई बोतलों का कहे, चाय का कहे तो उसको मना करें, क्योंकि लोगों ने इसको फैशन में दाखिल कर लिया है और उसमें यहूदियों की तो पौबारा हो चुकी है कि लाखों करोड़ों हर मिनट में उनको रुपए पहुंच रहे हैं हमारी जेब से। क्योंकि कोई फ्रिज किसी घर में ऐसी नहीं जिसमें ये ना पड़ी हो। ये दोनों बुलाएं, चाय भी और ये आपका बोतलें भी, ड्रिंक्स बोतलें भी जी। तो ये कोलेस्ट्रोल को भी ख़त्म करता है नींबू का जूस, पिघला के निकालता है ना, कि खुद आपने देखा कि आपने तो ठंडी चीज़ पी है ना, लेकिन ये कोलेस्ट्रोल को पिघला के पेशाब के रास्ते निकाल देगा और आपकी रगें खुल जाएंगी, दिल की शरियानें खुल जाएंगी और कोई आपको हार्ट अटैक का, ब्रेन हेमरेज का ख़तरा नहीं होगा। ये आपके जो ब्लड क्लॉट्स हैं उनको पिघला के ख़त्म कर देगा, खून में कन्वर्ट कर देगा, कोलेस्ट्रोल ख़त्म कर देगा। तो कैंसर के खुलियात को तो ये ढूंढ के मारता है और केमोथेरेपी से 10,000 गुना ज़्यादा स्पीड से कत्ल करता है ये कैंसर के खुलियात को ढूंढ कर। सेहतमंद खुलियात तो कुछ नहीं करेगा। एक बात का याद रखना है कि अगर आपने शुगर के मरीज़ हैं और आपने उसमें शहद नहीं डाला तो फिर उसमें आपने स्कंजबीन में मिर्चा का स्कूफ डालना है। खाली स्कंजबीन फीकी नहीं पीनी, अदरवाइज़ वो आपके जो गले के मामलात हैं फ़ौरन ख़राब होंगे और फ्लू का अटैक होगा और आप पकड़ लिए जाएंगे और मुझे बददुआएं देंगे। तो जी शाह साहब ने तो ये कहा। तो कभी भी इसको या तो आपने सूफ डालना है स्याह मिर्च का, वो इसके सिट्रिक के नेगेटिव इफेक्ट होने नहीं देता, उनको फ़ायदे में कन्वर्ट करता है मिर्च स्याह। और जो जी सर अभी आपने बताया कि मसलन अकेला नींबू की जो शिकंजी है वो नहीं इस्तेमाल करनी। हाँ, कुछ घरों में ऐसा होता है कि वो मीठा लाइक नहीं करते और नमक का इस्तेमाल करते हैं। नमक बहुत थोड़ी मिकदार में रवा है,
वो जिस्म को भी चाहिए। गर्मियों में खास तौर पर पसीने में नमकियात निकल जाते हैं, तो वो नमक हमें चाहिए। उसमें भी काली मिर्च इस्तेमाल हाँ, करें। लेकिन उसमें भी फिर काली मिर्च जरूर डालें, क्योंकि काली मिर्च जो करेगी वो नमक ने नहीं करना। सर कोई ऐसा पेशेंट भी है जिसको देने से ग्रेन करना चाहिए सर नींबू इस का तरफ आ पानी? जाए, सर इधर इधर सर जी इधर। जी हाँ, तो ये सिट्रस जो है लेमन का, ये नेचुरल है, ये आपके फायदे में है। ये कैंसर सेल्स को भी तबाह करता है, ये कोलेस्ट्रॉल खत्म करता है, ब्लड क्लॉट्स खत्म करता है, आपको स्लिम कर देता है, बॉडी को स्लिम कर देता है। पेट बड़ा हुआ हो वो वापस चला जाता है, थाइज इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी हो वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन याद रखना कि कुछ खवातीन को मैंने ये बताया, उनकी शादी करीब आ रही थी, अभी कुंवारी थी, मोटी बहुत ज़्यादा थी, तो मुझसे पूछती है शाह साहब वो हम किस तरह से स्लिम हो। मैंने कहा जी आपने 2-3 नींबू का जो है वो हर रोज़ पीना है, स्कंजबीन बनाकर। गर्मियों का मौसम था, उन्होंने आधा किलो मंगवाना और 2 दिन में ख़त्म कर देना। जब शादी का दिन करीब आए तो फिर उनको सहारा देकर ले जाना पड़ रहा था एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि इतना ज़्यादा उसने ड्रेन कर दिया कोलेस्ट्रॉल को, जो हमें तंदुरुस्त रहने के लिए चाहिए था, ताकत में रहने के लिए, वो भी चला गया, तो वीकनेस क्रिएट करेगा। इसलिए एक हद तक रहेंगे तो अच्छे फायदे में रहेंगे, हद से बढ़ेंगे तो नुकसान में चलेगा। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, चाहे वो फायदे वाली ही क्यों ना हो। जी, तो इसी तरह कार्बोनेटेड सोडा जितने भी किस्में उसकी हैं वो सब के सब कैंसर का सबब हैं। और गर्मियाँ हों तो लीमू की स्कंजबीन, और सरमा हो तो शहद और लीमू हम वज़न मिलाकर थोड़ा सा स्याह मिर्च का सूप मिलाकर रख लें किसी शीशे के जार में, प्लास्टिक जार में नहीं, किसी शीशे के जार में रखें और उसमें से 1 चम्मच सुबह, 1 शाम, 1 दोपहर वैसे ही मिठास के तौर पर खा लिया। वो जायके वाला भी होगा और आपको तमाम बलाओं से महफूज रखेगा। जो सर्दियों में मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ हम खाते हैं, ज़्यादा तली हुई चीज़ें भी खाते हैं, पराठे भी खाते हैं, गर्म चीज़ें भी खाते हैं, उनके नुकसानात से ये आपको बचा के रखेगा। ये सर इसमें क्या लीमन जो है वो साबित होगा, क्या चीज़? लीमन जो है वो साबित लीमन होगा, पूरा लीमन जो है ना वो बनाएंगे। अरे नहीं भाई, जितना जूस होगा उतनी शहद होगी। जितना लीमू का जूस निकाल लेंगे ना अलग से, 1 कप अगर जूस निकाला तो 1 कप शहद भी उसमें मिलाएंगे। शाह साहब ये इसमें ये खराब नहीं हो जाएगा शहद और हाँ, आप इसको चूँकि हीट नहीं दे रखी तो हर हफ्ते न्याब नया करें, ज़्यादा टाइम हफ्ते से ज़्यादा नहीं रखेंगे, वरना ये सिट्रक है, ये फफूंदी बन जाएगी। ये ठीक आपने पॉइंट आउट किया, इसलिए थोड़ी मिकदार में बनाना है। 1 हफ्ते का स्टॉक बना लें, हाँ, जितना भी बनाए। इसमें एक और फ़ायदा भी है कि अगर आप उसमें ये मिर्च स्याह का सूप ना बनाएं तो ये दुनिया का सबसे अच्छा बॉडी लोशन है। ये जिल्द की तमाम बीमारियों का इलाज करता है। शहद और नींबू का बराबर वज़न में मिलाकर रख लें अगर, तो जिल्द की तमाम बीमारियों का इलाज है। कील, मुहासे, छाइयाँ, और ये जो आपके जिल्द, बहुत लोगों को शौक़ होता है कि हम गोरे चिट्टे हो जाएं, तो वो गोरे चिट्टे होने के लिए बहुत बेहतरीन और आसान तरीन नुस्खा है। तो ये रंग काट के भी काले को सफ़ेद कर देता है। अक्सर जो नींबू आप बाजार से लेते हैं ना, ये नींबू नहीं होता, बेसिकली ये भी बात है। हाँ, ये बात नींबू जो है ठीक इसका है। हमेशा छिलका मोटा होता है और इस पे गोल गोल दायरे होते हैं। जिस पे गोल दायरे नहीं होते हैं ये नींबू नहीं है, ये नुकसानदेह है। हाँ, लेकिन जो मैंने फार्मूले दिए हैं इसमें आपको जो भी मिल जाए, नेचुरल सिट्रक दोनों तरह ही फ़ायदा देगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो देसी था या विलायती था, क्योंकि ये नेचुरल है। आप केमिकल सिट्रक लेंगे वो मार देगा। ये जो बोतलों में है वो केमिकल सिट्रक है, और ये टाटरी वगैरह केमिकल हैं सारे के सारे, वो नेचुरल नहीं है ना। सर इसमें गैसलीन थोड़ी सी मिला के मैं रखा हूँ, यही चीज़, हाँ, वो भी नींबू, ठीक है। शहद और गैसलीन, हाँ, बहुत अच्छा है। और उसमें गुलाब डाल ले तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। नहीं, वो तो मजीद आप ऐड कर सकते हैं ना, जो चीज़ें फ़ायदे वाली वो उसमें ऐड करते जाएं। मैंने तो बेस बताइए सर, तो आगे तो आप खुद यकीन है। एप्पल साइडर के बारे में क्या कहते हैं? वो भी तकरीबन स्ट्रिक्ट होता है उसमें, वो भी काफ़ी हाँ, खलीत वाला है। एप्पल सिडार जो है बहुत ही आला शय है, बशर्ते कि वो असली हो, केमिकल वाला ना हो।
तो असली एप्पल सडार जो है वो बेहतरीन सालन भी है। शायद ये अगर इजाज़त हो तो जी, मैं जी। इसको बयान करूं। असल में ये भी शिकंजबीन का जिक्र कर रहे थे साथ में। शिकंजबीन असल जो लफ्ज़ है ये है, जो असल लफ्ज़ था वो था सिरका व अंगबीन। अंगबीन शहद है ना। सिरका जो था ये देसी सिरका जो आज एप्पल साइडर विनेगर पूरी दुनिया में चला जा रहा है, तो आपको जो देसी सिरका था